हेलो नमस्ते, वेलकम टू फाउंडेशन फाइनेंस। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, अपन ने सिर्फ डेरिवेटिव पढ़ा था, उसी का थोड़ा लेंदी एक्सप्लेनेशन हो गया था। ठीक है, एक बार इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? एक अंडरलाइंग एसेट होता है जिसकी वैल्यू पे मैं शर्त लगाता हूँ कि उसकी फ्यूचर में वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाएगी तो, कम हो जाएगी तो पहले इसको क्यों करते थे? हेजिंग पर्पस से। हेजिंग पर्पस क्या होता है कि भाई मेरे को रिस्क लग रहा है कि किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ सकती है या कम हो सकती है, तो मैं उस रिस्क को दूर करने के लिए आज ही की प्रेजेंट डेट पे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं। ठीक है, कि आज से 2 महीने बाद या आज से 3 महीने बाद मैं इस अंडरलाइंग एसेट को इस पर्टिकुलर वैल्यू में खरीद लूंगा। इसको अपन बोलते थे हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले तो वो एज अ हेजिंग डिवाइस काम करता था, लेकिन अब लोगों ने क्या करा, इस पे शर्तें लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा कि 1970s में एकदम ग्रो करने लग गया। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते थे, और 1990 होते होते ही एकदम बढ़ गया। 2/3 ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन इन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हुआ, जितने भी शेयर मार्केट में आज की डेट में ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें से 2/3 ट्रांजेक्शन कौन से होते हैं? डेरिवेटिव नेचर के। डेरिवेटिव नेचर वाले कौन से हो गए? फ्यूचर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ठीक है, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। इसको अपन ने पढ़ लिया, एक बार अपन इसको रीड कर लेते हैं और कुछ नया पॉइंट हो तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, a mutual fund is a body corporate registered with SEBI। ठीक है, सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है। that pools money from individual or corporate investors and invest the same in a variety of different financial instruments और सिक्योरिटी सच एज इक्विटी शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड वगैरह वगैरह एटसेट्रा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? वही हो गया कि क्या करता है, सबसे मनी पूल करता है। मतलब सब जने मिलकर एक साथ मनी को पूल करते हैं और एक फंड में डाल देते हैं। ये फंड क्या कर रहा है? सॉरी, इक्विटी शेयर में पैसा लगा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा रहा है, बॉन्ड्स में पैसा लगा रहा है, डिबेंचर्स में लगा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास इतना टाइम, इतने रिसोर्सेज, इतनी अकल नहीं होती, इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो अपने लिए बेस्ट वो चुन सके। इसलिए वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं। वहां पे मैनेजर्स जो होते हैं बड़े हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो वो अच्छे से पैसा यूज कर लेते हैं। Mutual fund can thus be considered as financial intermediaries in the investment business that collect funds from the public and invest on behalf of the investors। वही बोल रहे हैं कि ठीक है, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ये इंटरमीडियरीज बन जाती है। याद करो जब मैं पढ़ा रहा था कि अपने को एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या सोचना चाहिए, तो अपने ने देखा था कि ये जो भी अपने बीच की इंटरमीडियरीज होती है, ये वाला पॉइंट था अपना इंटरमीडियरीज का। कहाँ गया? इंटरमीडियरीज डील थ्रू एन ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी। ठीक है, तो ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है ना, ये सारी ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी है जो कि सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड इशू यूनिट्स टू द इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड्स क्या करती है? यूनिट्स दे देती है। ठीक है, अपन को पता है। द एप्रिसिएशन ऑफ द पोर्टफोलियो और सिक्योरिटीज इन विच द म्यूचुअल फंड हैज इन्वेस्टेड द मनी लीड्स टू एन एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द यूनिट्स हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स। मतलब क्या हुआ, अगर इनके म्यूचुअल फंड ने जहां जहां पर भी पैसा लगा रखा है, जहां जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे इक्विटी शेयर्स में कर रखा हो, चाहे डिबेंचर्स में कर रखा हो, चाहे बॉन्ड्स में कर रखा हो, इसका इन्होंने एक पोर्टफोलियो बना लिया। पोर्टफोलियो क्या होता है? मैंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के पोर्टफोलियो बना लिया, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर लेके एक पोर्टफोलियो बना लिया। मतलब एक बास्केट है जिसमें सिर्फ एप्पल नहीं, एप्पल भी है, बनाना भी है, मैंगो भी है, चीकू भी है, तो सारे फ्रूट्स का एक पोर्टफोलियो, एक बास्केट बना लिया, उसको अपन पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ेगा, यूनिट होल्डर्स की वो यूनिट की प्राइस भी बढ़ती जाएगी। इस प्राइस को अपन क्या बोलते थे? एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, the investment objectives outlined by mutual fund in its prospectus आर बाइंडिंग ऑन द म्यूचुअल फंड स्कीम। इसका क्या मतलब हुआ? एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है हर म्यूचुअल फंड। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे अपना एक ब्रोशर हो गया जिसमें हम बताते हैं कि भाई हम इन इन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। लाइक कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ना, तो वो बोलेगा कि हम सिर्फ इक्विटी वाली जगह पे ही पैसा लगाते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं वो बोलते हैं हम इक्विटी और डेट के एक रेशियो बना लेते हैं, लाइक 70-30 का रेशियो बना लिया कि हम 70% तो इक्विटी में पैसा लगाएंगे और 30% डेट में पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो ये चीज अपने क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस में ये लोग मेंशन कर देते हैं, और वो इससे बाउंड है। ऐसा नहीं कि किसी ने लिख दिया हम खाली इक्विटी में पैसा लगाएंगे और वो डेट में भी पैसा लगाने लगे, नहीं। ताकि इन्वेस्टर्स सेफ रहे, सिक्योर रहे। ठीक है, तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो अपना वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको ढंग से पढ़ो। तो इस डॉक्यूमेंट में, इस प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है कि हाँ ये म्यूचुअल फंड कंपनी हाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी और किस रेशियो में इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, और म्यूचुअल फंड कंपनी को इसको फॉलो करना बाइंडिंग हो जाएगा।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन वेरियस एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, बॉन्ड्स, डिवेंचर, कॉमर्शियल पेपर एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, अपन ने पढ़ लिया था कहाँ कहाँ पैसे लगाते हैं, इक्विटी में, बॉन्ड में, डिवेंचर में, कॉमर्शियल पेपर में। कॉमर्शियल पेपर कौन से होते हैं, जो कंपनीज को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है, जो मैंने टी बिल बताया था वो भी एक तरीके का कॉमर्शियल पेपर है। ठीक है, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। द स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स वेरी फ्रॉम फंड टू फंड। क्या था, द स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स वेरी फ्रॉम फंड टू फंड। ठीक है, एक बार आगे पढ़ते हैं। सम आर प्योर इक्विटी स्कीम्स, अदर आर मिक्स ऑफ इक्विटी एंड बॉन्ड्स। मतलब क्या हुआ, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की अलग अलग स्कीम होती है। कुछ क्या होती है खाली इक्विटी, अपने डिस्कस कर लिया। कुछ क्या होती है, मिक्स होती है इक्विटी और बॉन्ड्स की, मतलब थोड़ा परसेंट इक्विटी का, थोड़ा डिबेंचर या बॉन्ड्स का। ठीक है, इन्वेस्टर्स आर ऑल्सो गिवन द ऑप्शन ऑफ गेटिंग डिविडेंड्स विच आर डिक्लेयर्ड पीरियोडिकली बाय द म्यूचुअल फंड और टू पार्टिसिपेट ओनली इन द कैपिटल एप्रिसिएशन ऑफ द स्कीम। इसका क्या मतलब हो, देखो लेट्स से मेरी एक मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी हूँ। ठीक है, मेरी 10 रुपीज की यूनिट है, 100 रुपीज की एक यूनिट है लेट से। ठीक है, कोई इन्वेस्टर के पास 10 यूनिट है, मतलब उसने 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे शायद आ नहीं रहा, उसने 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, तो उसके पास कितनी 10 यूनिट्स आ गई है, 100 रुपीज ईच की। अब मैंने क्या किया, म्यूचुअल फंड कंपनी ने बोला कि हम आपको 50 रुपीज का डिविडेंड देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इन्वेस्टर के पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो इन्वेस्टर बोले हाँ हाँ जो भी डिविडेंड है मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में दे दो। ठीक है, या फिर इन्वेस्टर क्या बोल सकता है कि एक काम करो, ये जो 50 रुपए है ना, ये तुम मेरे को बैंक में मत दो, इसकी तुम एडिशनल यूनिट्स खरीद लो। जैसे अभी मेरे पास 10 यूनिट्स थी ना, तुम क्या करो इस 50 रुपए की भी यूनिट्स खरीद लो। तो एक यूनिट अगर 100 रुपए की है, तो 50 रुपए की कितनी यूनिट आएगी, 0.5 यूनिट्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप यूनिट्स को डेसिमल्स में भी खरीद सकते हो। जैसे आपको शेयर खरीदना है तो आप डेसिमल में नहीं खरीद सकते। मैं रिलायंस का एक शेयर खरीदूंगा या दो शेयर खरीदूंगा, लेकिन मैं 1.5, 1.25, 1.1 शेयर नहीं खरीद सकता। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपके पास जितने भी पैसे हो ना, लेट्स से आपके पास 1000 रुपीज है। ठीक है, और एक यूनिट पड़ रही है लेट से 800 रुपीज की, तो आप 1000 रुपीज की भी वो पूरी की पूरी, सॉरी क्या बोलते हैं, आप 1 पॉइंट समथिंग कुछ यूनिट्स खरीद सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बस 800 की यूनिट मिलेगी, 200 रुपए का आप कुछ मत करो, आप उन 200 रुपए की भी एडिशनल यूनिट्स खरीद सकते हो। जितना भी आ जाएगी, लेट से 1.2 आ जाता है, जो भी आएगा, तो आप 1.2 यूनिट्स के ओनर बन जाओगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टर के पास ऑप्शन है, भाई या तो आप मेरे को डिविडेंड बैंक में दे दो। ठीक है, या फिर आप क्या करो, उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दो, और री इन्वेस्ट करके क्या करो, उसकी यूनिट्स मेरे को दे दो। ठीक है, जो भी आया, 50 रुपए आ गया था अपने केस में, 50 का क्या करो, मेरे को यूनिट ही दे दो 50 रुपए की। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर के पास ही ऑप्शन होता है कि उसको क्या करना है, और उसको म्यूचुअल फंड कंपनी को पहले ही बताना पड़ेगा। अरे ये क्या हो गया, बंद हो गया क्या, 1 मिनट रुकना यार। चल ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है अपना व्हाट इज एन इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, ऐसे अपन पहले ही वैसे ही बता देते हैं पढ़ने से पहले। अपन जो बोलते हैं ना, निफ्टी, सेंसेक्स, ये है इंडेक्स। अपन ने देखा होगा आजकल निफ्टी 22,000 पे चल रहा है, सेंसेक्स 75,000 पे चल रहा है, एक बार को बोलो। ठीक है, तो ये क्या चीज शो करते हैं, सेंसेक्स क्या बताता है। अपन बोलते हैं ना कि यार आज इंडिया का मार्केट क्या हुआ, मार्केट बड़ा डाउन चल रहा है या मार्केट आज बढ़ा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो अपन को देखना है कि जैसे टोटल कंपनीज जितनी भी है, ठीक है, लेट से एनएससी पे, एक मिनट क्या हुआ है आज, ठीक है, एनएससी पे कितनी कंपनीज है, लेट से 2200 समथिंग कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि यार हर कंपनी में कितना शेयर बढ़ा कितना कम हुआ। तो एक पूरे 2200 कंपनीज पे ये चीज चेक करना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसने सेबी ने क्या करा, इसने बोला कि अपना वो बना लो, अपना इंडेक्स बना लो। इंडेक्स में क्या हुआ, इन्होंने बोला आप निफ्टी को इंडेक्स रख लो अपना। ठीक है, निफ्टी को इंडेक्स रख लो, इसमें क्या होगा, आपकी जो टॉप 50 कंपनीज है ना इंडिया की, उनको निफ्टी में डाल दो, और उनका एवरेज देख लेंगे कि हाँ आज ये कंपनी बड़ी है, कुछ कंपनियां घटी है। ठीक है, तो उसका जो एवरेज हो जाएगा ना, उस हिसाब से देखेंगे मार्केट बढ़ा है या कम हुआ है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अपन जब इंटरनेशनली अपने इंडियन मार्केट को कंपेयर करते हैं ना, तो बोलते हैं ना अमेरिका का मार्केट बढ़ गया, इंडिया का मार्केट कम हो गया, या इंडिया का मार्केट बढ़ गया।
तो इससे क्या है, अपने को एक ईज मिल जाता है कि हाँ, अपन को हर एक कंपनी को नहीं देखना, अपने को बस देख लेना निफ्टी बढ़ा है या सेंसेक्स बढ़ा है। ठीक है, तो निफ्टी क्या होता है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 शेयर्स हैं। ठीक है, निफ्टी क्या हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50, तो निफ्टी 50। सेंसेक्स क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 30 शेयर्स। ठीक है, तो अपन एक बार इसको निफ्टी से कंपेयर कर लेंगे, मतलब एक बार अपन देखेंगे कि एक्चुअली काम कैसे करता है। ठीक है, इसका एक मैं एग्जांपल बता दूंगा, एक बार पढ़ लेते हैं। एन इंडेक्स शोज हाउ अ स्पेसिफाइड पोर्टफोलियो शेयर प्राइसेस आर मूविंग इन ऑर्डर टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ मार्केट ट्रेंड। मतलब वही हो गया, अपने को देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट बढ़ा हुआ है या कम हुआ है। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, निफ्टी में एक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स बना लिया जिसमें 50 शेयर्स थे, और वो उसका मूविंग देखेंगे, मूविंग एवरेज देखेंगे कि हाँ, कितने शेयर्स बढ़ रहे हैं, कितने शेयर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, इट इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एवरेज प्राइस मूवमेंट ऑफ द बास्केट ऑफ सिक्योरिटी इंडिकेट्स द इंडेक्स मूवमेंट। ठीक है, अब हो सकता है 30 कंपनियां बढ़ गई, 20 कंपनियां गिर गई हो, अब 30 में से भी किस लेवल, कितने परसेंट से वो कंपनी बढ़ गई और कितने परसेंट से वो कंपनी, बाकी कंपनीज क्या बोलते हैं, कम हो गई। इसका जो टोटल एवरेज आता है वो या तो बढ़ेगा या कम होगा। अगर बढ़ गया तो अपन बोलेंगे मार्केट गिर गया, अगर वो सॉरी, अगर वो कम हो गया तो अपन लोग बोलेंगे कि मार्केट गिर गया, अगर वो बढ़ गया तो अपन लोग बोलेंगे कि मार्केट बढ़ गया, वेदर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। ठीक है, अब इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि काम कैसे करता है। ठीक है, ये मान लो कि निफ्टी स्टार्ट हुआ था अपने 1993 या 94 में हुआ था। अपन क्या मान लेते हैं, आज 1 जन है 94 का। ठीक है, आप ये मान लो ये निफ्टी में खाली दो शेयर्स है, जो कि है रिलायंस और टाटा। ठीक है, ओनली टू कंपनीज है, दैट इज रिलायंस और टाटा। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, तो एडजस्ट कर लेना है ना। आज क्या तारीख है, 1 जन 1978, सॉरी 1994। ठीक है, अब कंपनी हो गई अपनी रिलायंस और एक हो गई टाटा। ठीक है, इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे थे, लेट से रिलायंस ने दे रखे थे 1 लाख शेयर्स, 1 लाख। टाटा ने दे रखे थे 2 लाख शेयर्स मान लेते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस अपन मान लेते हैं 150 और 120 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या आ गई, मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस ऑफ शेयर्स। तो इसको मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, सही चल रहा है ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। तो मार्केट वैल्यू क्या आ गई, ये तो गए 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, ये हो गया 2 करोड़ 40 लाख। कितना हो गया अपना, 3 करोड़ 90 लाख। ठीक है, आप कैलकुलेटर साथ रख लेना, मैंने तो क्या एग्जांपल बनाया हुआ है, आप कैलकुलेशन में देख लेना, मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दी हूँ बीच बीच में, है ना। तो कैलकुलेटर साथ लेकर बैठना। ठीक है, अब अपन मान लेते हैं कि ये जो 3,90,000 है ना, इसको अपन मान लेते हैं कि 100 पॉइंट से, आज क्या तारीख है, फर्स्ट जनवरी 1994, और आज मैं मान लेता हूँ कि निफ्टी इंडेक्स जो है ना, वो 100 है, 100 पॉइंट्स पे मान लेता हूँ मैं एक बार वो। ठीक है, स्टार्ट हुआ है तो अपन 100 पॉइंट से स्टार्ट मान लेते हैं इसको। अब क्या हुआ, 2 जनवरी को, नेक्स्ट डे मतलब एक दिन बाद क्या हुआ, 2 जन को रिलायंस का जो शेयर था वो तो बढ़ गया, कितने से, 10% से। और जो टाटा का शेयर था ना, वो बढ़ गया 4% से। ठीक है, अब क्या हुआ, अब अपन निफ्टी कैसे निकालेंगे, अपन देखते हैं। कंपनी क्या थी अपनी, टाटा और रिलायंस। ठीक है, शेयर्स कितने थे, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, प्राइस कितनी हो गई, अब ये बढ़ गई 10%। कौन सी, सॉरी रिलायंस थी यार, गलत लिख गया ये। एक मिनट, ये तो थी अपनी रिलायंस, ये थी टाटा। ठीक है, प्राइस कितनी थी अपनी, इसकी थी 150 और इसकी होगी 120। ठीक है, तो अभी ये बढ़ गई 10% से रिलायंस, तो वो हो गई 150 प्लस 10%, कितना हो गया 165। तो ये तो हो गई 165 और ये हो गई अपनी 124.80। ठीक है,
टोटल मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये आ गई अपनी 1,65,00,000, ये आ गई अपनी 4,46,00,000, सॉरी एक मिनट, ये आ गई अपनी 2,49,60,000, इसका टोटल हो गया 4,46,00,000। नहीं यार कुछ गलत हो गया, एक बार मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ वापस से। 2,49,60,000, 0,0,0,0,6, 5 और 9, हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने। ये आ गया अपना 4,14,60,000, ठीक है। अब अपन देखो अपनी बेसिक मैथ्स लगाओ जो अपन करते थे ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब 3 करोड़, ये कितना था ना, 3,90,00,000 है ना, तो 3,90,00,000 हाँ 100 पॉइंट्स, तो फिर 4,14,60,000 कितने पॉइंट्स हो जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, ये याद है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 100 × 4,14,60,000 अपॉन 3,90,00,000, ये आ जाएगा अपना एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ रही है 1, दिख रहा है ना यहाँ पे दिखेगा नहीं, 106.3075 मतलब 2 जनवरी को निफ्टी कितना हो गया, 106.3075, ठीक है। ये क्या हुआ, पेज और चाहिए ना अपने को, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, 3 जनवरी को, 3 जन को क्या हुआ, रिलायंस जो है ना, रिलायंस हो गया 3% से फेल डाउन, 3% से, ठीक है, इसका प्राइस 3% गिर गए, ठीक है। और टाटा का क्या हुआ, टाटा 1% से गिर गया, ठीक है। अब क्या सिचुएशन हो गई अपनी, ठीक है, अपन देखेंगे रिलायंस टाटा, प्राइस कितनी हो गई है, इसकी प्राइस 3% गिरने के बाद हो गई है 160.05, आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, मैंने करा हुआ है, ठीक है। टाटा की प्राइस हो गई है 123.552, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर वही है अपने 1 लाख, और ये थे 2 लाख, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू कैसे आती है, मार्केट वैल्यू होगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, जो क्या गई है 160,05,000, यानी 1,60,05,000, और ये आ गई अपनी 2,47,10,400, ठीक है। इसका टोटल आ गया अपना 4,07,15,400। अब इसको भी ऐसे निकाल लेंगे, कैसे, जब, कहाँ गया ये, कितना, 4,14,60,000 पॉइंट्स मेरे लिए था 106.3075, तो फिर 4,07,15,400 मेरे लिए कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी लिख देते हैं अपन, क्या आ जाएगी 106.3075 इंटू, वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको इससे इंटू 4,07,154,00 अपॉन 4,14,60,000, ठीक है। ये आ गया मेरा 104.390 पॉइंट्स, ठीक है। अब अपने को निफ्टी निकालना गया, अपन ने क्या करा, अपन चले गए सीधा 1 तारीख 1994 को, 1 जनवरी 1994 को,
फिर क्या हुआ, 2 जनवरी को अपन ने देखा निफ्टी कितना हो गया, 106 पॉइंट्स, मतलब निफ्टी बढ़ भी सकता है, निफ्टी कम भी हो सकता है। फिर 3 जनवरी को क्या हुआ, निफ्टी 106 से कितना गया, 104। अब ऐसे ऐसे चलते 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 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, आज क्या चल रहा है, 2024। आज निफ्टी कितना आ गया है, अराउंड 22,000 आ गया। मतलब 22,000 क्या है, जो ये 104 पॉइंट्स थे ना, 104 पॉइंट्स, वो आज बढ़ते 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 22,000 समथिंग आ गए, 22,000 मान लेते हैं अपन। ठीक है। अब जैसे मान लो आज डेट है सपोज 1 जनवरी 2024 है आज। ठीक है। आज के दिन पॉइंट है 22,000 निफ्टी के। अब अगर 2 जनवरी 24 को ये हो जाता है 22,157, इसका क्या मतलब हुआ, अपना मार्केट आज बढ़ गया, आज मार्केट 157 पॉइंट से बढ़ गया। यही पॉइंट अगर मान लो 3 जनवरी को 24 को ये हो जाता है अपना 22,100, तो अपन क्या बोलेंगे 3 जनवरी को कि आज मार्केट 57 पॉइंट से कम हो गया। अब ये निफ्टी निकालने का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना है एक बार देख लो। अभी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अपन तो अपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी निकाल सकते हैं, पर ठीक है अपन देख लेते हैं क्या फॉर्मूला हो गया ये। इंडेक्स पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस डे। ठीक है। अपॉन, ये थोड़ा छोटा पड़ गया यार, एक मिनट दोबारा लिखता हूँ उसको। इंडेक्स पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस डे, एक दिन पहले इंडेक्स के पॉइंट्स कितने थे। ठीक है। अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ इंडेक्स प्रीवियस डे इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ करंट डे, यानी टुडे, करंट डे। ठीक है। इससे भी देख लो एक बार, अपन ने क्या करा था इस फॉर्मूले में, इंडेक्स पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस डे। 2 जनवरी को इंडेक्स पॉइंट्स कितना था, 106.3075। ठीक है। तो इंडेक्स पॉइंट्स ऑफ प्रीवियस डे अपॉन कितना करा, मार्केट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ प्रीवियस डे। प्रीवियस डे पे कितना था, ये देखो 4,14,60,000। ठीक है। तो अपॉन में अपन ने लिख दिया 4,14,16,000 फिर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ टुडे, इंडेक्स ऑफ टुडे। टुडे कितना था, 4,07,15,400, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कुल मिला के क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। फॉर्मूला नहीं भी देखना हो तो फॉर्मूले को एक बार इग्नोर कर सकते हो, कोई काम का भी नहीं है। अपन ने तो क्या करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि अगर इस पॉइंट्स पे ये मार्केट वैल्यू थी तो इस मार्केट वैल्यू पे पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है। याद करो अपनी क्लास 8। ठीक है। तो ये अपना हो गया इंडेक्स का टॉपिक। तो कुल मिला के इंडेक्स का क्या हुआ, इंडेक्स 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, लेट से 1994 में स्टार्ट हुआ था, तो धीरे धीरे जाते 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 आज वो 2024 में 22,000 तक पहुंच गए। ऐसे ही सेंसेक्स शायद 1978 में स्टार्ट हुआ था, एक बार देख लेना इसको, मेरे को कंफर्म करना। 1978 में स्टार्ट हुआ था और आज होते 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 वो 75,000 तक पहुंच चुका है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, व्हाट इज अ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक वेयर इन द डिपॉजिट्स आर सिक्योरिटीज, दैट इज शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूनिट्स एक्सेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ, हम जब बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो हमको एक अकाउंट मिलता है जहां पर हम अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है। बैंक में तो हम पैसा जमा करते हैं और हम कहलाते हैं अकाउंट होल्डर्स। यहाँ पर क्या करते हैं, डिपॉजिटरी में हम हमारे शेयर्स डिपॉजिट करते हैं। अब जैसे मान लो आप कोई भी शेयर्स, रिलायंस के, टाटा के, किसी के भी शेयर खरीदते हो, तो शेयर आपके पास कहाँ आते हैं, शेयर आपके पास आते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, आपकी डिपॉजिटरी में। ठीक है। तो डिपॉजिटरी क्या होती है, एक तरीके से जैसे मान लो जो भी जना शेयर्स में डील करता है ना, उसका एक अकाउंट खुल जाता है जिसको कहते हैं अपन डिपॉजिटरी। और जिस जने का वो अकाउंट होता है, जैसे मेरा वो अकाउंट है, तो मैं कहलाऊंगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी डीपी होल्डर। ठीक है। ये आ गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है। अपन पढ़ेंगे इसको भी। तो मेरा अकाउंट है जहाँ, मतलब मेरा एक अकाउंट है जिसका नाम है डिपॉजिटरी, तो मैं हो गया डिपॉजिटरी होल्डर, और मेरे पास जितने भी शेयर्स हैं किसी भी कंपनी के, वो कहां पर स्टोर किए जा रहेंगे, सारे के सारे डिपॉजिटरी में, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। ठीक है। मतलब फिजिकल शेयर्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे जमा किए जाएंगे। नेक्स्ट अपना, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टर आर कन्वर्टेड टू एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रिक फॉर्म एंड क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट विद हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसका क्या मतलब हुआ देखो,
पहले के टाइम पे आप अपने दादाजी नाना जी वगैरह से पूछना, उनके पास भी शेयर्स होते थे रिलायंस के, एसीसी टायर्स के, टाटा वगैरह के। तो इनको क्या होता था, इनको क्या मिलता था शेयर्स के रूप में, शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे। जिसके पास वो शेयर सर्टिफिकेट होता था वो उन शेयर्स का मालिक बन जाता था, वो उस कंपनी का मालिक हो जाता था। अब बाद में क्या हुआ ना, इस शेयर सर्टिफिकेट को नलिफाई करके उन्होंने बोला कि आपके पास जितने भी शेयर्स है ना ऐसे, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आते हैं। कैसे करते हैं, फिजिकल सर्टिफिकेट को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आते हैं और उतने ही शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में, आपकी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब सॉरी, आपके डीमेट अकाउंट में डाल देते हैं। डीमेट अकाउंट क्या हो गया, आपका डिपॉजिटरी को ही डीमेट अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है, और आप बन जाओगे उसके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी। क्रेडिट टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, मतलब आपकी डीमेट अकाउंट में इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाल देते हैं। इसको अपन पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन। इसलिए जो अपना अकाउंट बनता है उसको अपन शॉर्ट में डीमेट अकाउंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला चैप्टर खत्म इन्वेस्टमेंट्स का। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आए तो आप नीचे वाले नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हो। टेलीग्राम इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे पास और भी मैसेजेस रहते हैं, तो आप टेलीग्राम करोगे तो आपको प्रायोरिटी पे देख लिया जाएगा। तो आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो वो आप मेरे को टेलीग्राम पे भेजो। और आपको कोई रिव्यूज देने हैं, अच्छा बुरा, कोई क्या बोलते हैं, आपको कोई सजेशन देने हैं कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ाओ, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। पर डाउट्स मैं प्रेफर करूंगा आप टेलीग्राम पे ही पूछो। व्हाट्सएप पर भी आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे, पर थोड़ा सा डिले हो सकता है। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो पूछ लेने का। थैंक यू।